हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत तथा पर्यावरण की क्लासेस दी जा रही हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री यूपी टेट तथा सुपर टेट, एमपी टेट की तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए, अभी आपके जो पवन सीरीज थी, जो डीएलएड के पवन सीरीज है, उसके प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन की क्लासेस के जो वन लाइनर प्रश्न हैं, विकल्प वाले वह प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आइए, 40 प्रश्न आपके हो चुके थे। 42 यानी 42 प्रश्न से आप देखिए। किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ था? किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है लोह युग। लोह युग में वैज्ञानिक रूप से विकास प्रारंभ हो गया था। कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ था? तो आपको याद रखना है, कांस्य युग में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तथा सुमेरियन की सभ्यता सभी का विकास हो गया था। प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे तट पर होने के कारण थे। देखिए, जो भी प्राचीन सभ्यताएं विकसित की हुई थीं, तो उनके कुछ मुख्य कारण थे, क्योंकि वह जो सभ्यताएं थी वह नदियों के पास पाई गई हैं। तो उसके कुछ कारण देखिए, भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी, ये भी सही है। मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति, यह भी कारण है। नदी जल यातायात का मुख्य साधन था। तो यह उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थी। प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थी कौन कौन सी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता। तो ये तीनों प्रकार की सभ्यताएं नदी के पास पाई गई थीं। तो इसका सही आंसर है द उपरोक्त सभी। सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार था। तो आपको याद रखना है, विशाल स्नानागार का जो आकार था वह था 39 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा। मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार था, तो आपको याद रखना है 18 मीटर लंबा था तथा 7 मीटर चौड़ा था। सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे। तो क्या थे उनके जो आनंद वाले क्या क्या साधन थे? जुआ एवं शिकार करना, नाचना एवं गाना, मुर्गों की लड़ाई। तो इसमें सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ये सभी प्रकार के क्रियाओं द्वारा वह क्या करते थे? आनंद लेते थे। नील नदी का वर्णन कैसे कहा जाता है? तो यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो नील नदी का वर्णन मिस्र नदी को कहा जाता है। इसका सही आंसर है आपका सा। मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते हैं? मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहा जाता है। वहाँ पे जो मकबरे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पिरामिड बोला जाता है। आइए, अगला प्रश्न है, धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। तो वह किस प्रकार से करते थे? मृतक को जमीन में गाड़ कर यानी पूर्ण समाधि के रूप में भी करते थे। मृतक को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले में छोड़कर यानी आंशिक समाधि भी करते थे, और शव को जलाकर यानी दाह कर्म भी करते थे। तो तीनों प्रकार से वह व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करते थे। हम्बुराबी की विधि संहिता में धाराएं थी। तो आपको याद रखना है 285। वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से? तो आपको याद रखना है लोही काल से। वैदिक सभ्यता का संबंध लोही काल से है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो आपको याद रखना है दा। इसका सही आंसर है दा, यानी कि मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, जबकि शुद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण क्या है? पुरुषार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? तो कौन सा आश्रम नहीं? इसमें काम। काम जो भावना होती है वह आश्रम के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि आपकी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सभी क्या है? यह आश्रम के अंतर्गत आती हैं। पुराणों की संख्या कितनी? कई बार यूपीटीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, और आपकी डीएलएड में तो पूछा ही जाता है। तो आपको याद रखना है पुराणों की संख्या 18 है। रामायण की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि जी ने। किसने की थी? इसका सही आंसर है वाल्मीकि जी ने। महाभारत की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है वेदव्यास। महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या 20 थी।
कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आपको याद रखना है कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कौन सी थी? श्रावस्ती। बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो आपको याद रखना है 15। इसका सही आंसर है 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो आपको याद रखना 370 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 325 में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महास्वामी जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जी हैं, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध कौन थे? तो आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध एक समाज सुधारक, धर्म प्रचारक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। इनमें से सभी आपका ऑप्शन सही है दा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वह गौतम बुद्ध जी थे। महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या थी? तो आपको याद रखना है 4। इन्होंने बौद्ध धर्म के अनुसार 4 प्रकार के आर्य सत्यों को बताया था। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 8 होती है। पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है मंगल तथा बृहस्पति के बीच में जो भी इसके बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह क्या है? तो आपको याद रखना सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध ग्रह। इसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इस प्रकार से रहते हैं। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह क्या है? तो आपको याद रखना वरुण। क्या है? वरुण। सूर्य की पृथ्वी से दूरी क्या है? तो आपको याद रखना लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आइए अगला प्रश्न है मानचित्र के प्रमुख घटक हैं? तो आपको याद रखना 3। मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह है, तो इसमें कौन सा होता है? 12 नंबर इसका सही आंसर है। कर्क रेखा अक्षांश है, तो कौन से अक्षांश रेखा? 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। 82.5 पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो आपको याद रखना है इलाहाबाद से गुजरती है। कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है जिसे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे कितना? 5.5 घंटे आगे चलता है। पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है ताप कटिबंधों की संख्या होती है 3। पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना सूर्य पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत होता है। सर्वाधिक सूर्य तब प्राप्त होता है, कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो भी क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। शीत कटिबंध क्या है? तो आपको याद रखना है ध्रुवों के निकट। ध्रुवों के निकट यानी जो आपका उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिण ध्रुव, तो वहाँ पे क्या उसे क्या कहा जाता है? ध्रुवों के निकट शीत कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ जमी होती है। पृथ्वी पर गतियाँ हैं, तो कौन कौन सी गतियाँ हैं? इसका सही आंसर 2, परिक्रमण और परिभ्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है परिक्रमण। परिक्रमण यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो भी गति की जाती है उसे कहते हैं परिक्रमण। परिभ्रमण किससे कहा जाता है? जब पृथ्वी अपने ध्रुव पर अपनी अक्ष पर स्थित होकर स्वयं घूमकर गति करती है उसे कहते हैं परिभ्रमण। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा जो आपकी होती है तो उस पर सीधी रेखा पड़ती है कब? 21 जून को। क्रिसमस का पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है क्रिसमस का पर्व मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाने वाला प्रमुख सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आइए अगला प्रश्न है वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 7। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप इसका सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई मापी गई है। सहारा का मरुस्थल स्थित है कहाँ पर है? अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल स्थित है। आइए बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नील नदी है।
अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर है? इसका सही आंसर अफ्रीका में। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात कहाँ पर है? तो आपको याद रखना दक्षिण अमेरिका। इसका सही आंसर है दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात स्थित है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। भारत व श्रीलंका के मध्य में पाक जल संधि पाई जाती है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि कह दो या फिर पाक जल डमरू भी बोल सकते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी होती है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी स्थित है उसका नाम है कंचनजंगा। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा भारत की जलवायु को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। मौसम शब्द, जो आपका मौसम शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का है। अरबी भाषा का मौसम शब्द होता है। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात उत्पत्ति स्थल होता है। तो आप क्या देखें, भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं। तो ये आपके यहाँ तक 99 प्रश्न कंप्लीट हुई। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और आपके यहाँ पर बिल्कुल फ्री UPTT, MP-TET, UP सुपर टेट और MP-TET का जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसकी फ्री नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।